भारतवर्ष में करोड़ों महिलाएं हैं जिनकी नज़रें संसद पर टिकी हुई हैं और वो लगातार एक ही सवाल पूछ रही हैं कि आधी आबादी को उसका पूरा हक कब मिलेगा। साथियों, आज प्रेस क्लब नागपुर में आप सभी पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ दिनेश बांका बकोड़े जी, डीसीसी नागपुर वाइस प्रेसिडेंट, संजय महाकालकर जी, एलओपी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नागपुर, कुंदा राउत जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस नागपुर ग्रामीण, संगीता तलमले जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस शहर, अतुल कोटेजा जी, प्रदेश अध्यक्ष व्यापारी सेल, संदेश सिंघलकर जी, जनरल सेक्रेटरी पीसीसी, और मुजीब पठान जी, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज चंद्रपुर, मेरे साथ आज उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जयराम रमेश जी के नेतृत्व में 27 अलग अलग शहरों पर एक साथ प्रेस वार्ता कर रही है। मेरा नाम अधिवक्ता अवनी बंसल है और मैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आज का हमारा जो विषय है वो है महिला आरक्षण पर भाजपा का चेहरा उजागर आप सबके सामने करना। देखिए, 16, 17, 18 अप्रैल को संसद का जो स्पेशल सेशन हुआ उसमें क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। आप सभी प्रेस के भाई बहनों ने बहुत लोगों की भाषण सुने, इस पूरे डिबेट को फॉलो किया, लेकिन ये महिला आरक्षण पर क्या हो रहा है इसको एक संक्षिप्त छोटी सी कहानी के माध्यम से पहले समझा देना चाहती हूँ। मानिएगा कि एक परिवार में सारे परिवार के लोग बैठते हैं और एक बच्ची को बुला के बोला जाता है कि बेटी, इस घर में आपके लिए भी एक कमरा होगा। बेटी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर कोई एक कंडीशन डाल देता है कि जब ये घर नया बनेगा उस नए बने हुए घर में आपको एक कमरा दिया जाएगा। तो बेटी ने पूछा कि आखिर ये नया घर कब बनेगा। इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं। आज कुछ ऐसा ही देश की करोड़ों बेटियों के साथ किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के पूर्णतः समर्थन में है और हमारा एक ही सवाल है, डंके की चोट पर है, कि यदि भाजपा पार्टी वाकई में महिलाओं की समर्थन करती है तो वो महिला आरक्षण को आज लागू क्यों नहीं करती। ये जानना बहुत जरूरी है कि सन 2023 में कांग्रेस पार्टी संग सारी विपक्षी पार्टियों ने महिला आरक्षण कानून को स्वीकृति दे दी है। इसका मतलब साधारण भाषा में कि आज जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जितने सांसद हैं, 553, इसमें 33% महिला आरक्षण हो, ऐसा सारा विपक्ष एकजुट है। तो सवाल है कि 2023 में ये विधेयक पास हो गया महिला आरक्षण का, तो फिर 900 दिनों के बीतने के बाद भी भाजपा पार्टी आखिर महिला आरक्षण को लागू क्यों नहीं कर रही। अब 16, 17, 18 अप्रैल को अचानक से भाजपा एक स्पेशल सत्र बुलाती है और कहती है कि यदि संसद में सीटें बढ़ेंगी 840 तो ही हम 33% रिजर्वेशन लागू करेंगे। इस बात का क्या औचित्य है। एक दूसरी बात समझिएगा, जहां तक सेंसस की बात है, कानून और हमारा संविधान साफ कहता है कि जनगणना सेंसस हर 10 साल में होनी चाहिए। जब कांग्रेस पावर में थी, कांग्रेस ने 2011 में जनगणना करवाई। अगला जनगणना होना था सन 2021 में। सवाल ये है कि 2021 से 2026 आ गया, आखिर भाजपा जनगणना क्यों नहीं करा पाई। क्या जनगणना नहीं कराने के पीछे भाजपा का अपना कोई औचित्य है। तीसरी बात, लगातार कांग्रेस पार्टी ये कहते आई है कि ना सिर्फ 33% महिला आरक्षण होना चाहिए, उसमें 1/3 ओबीसी महिलाओं का भी आरक्षण होना चाहिए। अब उसके लिए आपको जनगणना की आवश्यकता है। क्या भाजपा सरकार ओबीसी महिलाओं को अपना अधिकार नहीं देना चाहती और इसलिए जानबूझकर जनगणना को वो देरी से कर रही है? ये
डिलिमिटेशन या परिसीमन का मामला क्या है? परिसीमन एक संवैधानिक मामला है। परिसीमन ये कहता है कि आपको समय दर समय पार्लियामेंट या संसद में अलग अलग राज्यों की कितनी सीटें हैं उनका फिर से डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार ने क्या किया? भाजपा सरकार ने जनगणना नहीं कराई, सेंसस नहीं कराया, जनसंख्या नहीं देखी और संसद का हाथों हाथ जब दो बड़े बड़े राज्यों में चुनाव चल रहा था, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, इस चुनाव के बीच में एक स्पेशल सत्र बुला के ये कहा गया कि हम परिसीमन करेंगे। परिसीमन किस आधार पर करेंगे, इस बात पर कोई सफाई नहीं थी। और जितने भी साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी ने मिलकर बोला कि हमारा ये डर है कि पिछले 15 से 20 सालों में जहां एक तरफ हमने अपनी जनसंख्या को सीमित करा है, स्टेबल किया है, वहीं नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जनसंख्या बढ़ती ही गई है। अब यदि आप बिना किसी फॉर्मूले को ध्यान में रखकर पार्लियामेंट में सीटें बढ़ाएंगे तो एक तरफ उत्तर प्रदेश की 80 की बजाय 160 सीटें हो जाएंगी और केरला की 20 के कंपैरिजन में 30 सीटें हो जाएंगी। हम सब ये बात जानते हैं कि संसद में एब्सोल्यूट पावर इज नॉट एवरीथिंग, इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल पावर, रिलेटिव पावर। आप यदि छोटे राज्यों को इतनी कम सीटें देंगे और एक तरफ उत्तर प्रदेश के जैसे राज्यों को इतनी ज़्यादा सीटें देंगे कि हमारा जो फेडरलिज्म का बैलेंस है, अलग अलग राज्यों की जो आवाज़ है, उनका संतुलन पूर्ण तरीके से संसद में बिगड़ जाएगा। अब इतनी बात सुनकर ही आप ये समझ सकते हैं कि परिसीमन एक कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। इसमें आवश्यकता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी राज्य हैं, उनको इकट्ठा लाके उनसे बात की जाए। तो ये आनन फानन में 2 दिन में चुटकी बजा के परिसीमन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और दूसरी बात कि महिला आरक्षण का पुनर्सीमन या डिलिमिटेशन से क्या लेन देन है? महिला आरक्षण का विधेयक पास हो चुका है, आप उसको आज लागू कीजिए। परिसीमन पे सबसे चर्चा करके एक फॉर्मूला लाके एक कंसेंसस बना के उसके बाद उसको लेकर आइए। आपको क्या लगता है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को नहीं पता था कि लोकसभा और राज्यसभा में कुल मिला के उनके पास कितनी वोटें हैं? यदि पता था तो फिर यह भी पता था कि ये संवैधानिक संशोधन जो आप लेकर आए स्पेशल सत्र में, आपके पास 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं है। मतलब कि ये आनन फानन में बिल लाने के बाद भी आप जानते थे कि मोदी जी ये जो संशोधन है ये 2/3 मेजॉरिटी से पास नहीं हो पाएगा। यदि आपको पता था कि ये पास नहीं हो पाएगा तो फिर आपने इतनी हाबड़ ताबड़ करके इसको क्यों लेकर आए? इसका एक ही सिंपल जवाब है, आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं, आप एक कथा गढ़ना चाहते हैं, एक कथा जिसमें आप ये दिखा पाएं कि देश भर की महिलाओं के हीरो मोदी जी हैं और विलेन कांग्रेस पार्टी है। इस प्रकार की कथा गढ़ने में आपका जो राजनीतिक मंशा है वो लोगों को साफ साफ नजर आ रही है। देखिए, मोदी जी को इस बात का तो क्रेडिट मिलना ही चाहिए कि मोदी जी जो हैं वो बहुत अच्छे अदाकार हैं, वो कहानियां गढ़ना जानते हैं, वो काम नहीं करते। जब हमारी खिलाड़ी बेटियां दिल्ली में बैठी होती हैं संसद के बाहर, उनके लिए खड़े नहीं होते। जब हाथरस में रात के अंधेरे में पुलिस एक बच्ची की बॉडी को जला देती है, तब मोदी जी के मुंह से उफ भी नहीं निकलता। जब बिल्किस बानो, जिन्होंने दशकों अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ी, और उनके अपराधी जब कोर्ट से छूटते हैं तो ये वही भाजपाई हैं जो उनको माला पहनाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब चुनाव आता है तो मोदी जी चाहते हैं कि हम सब ये बात मान लें कि वो महिलाओं के समर्थन हैं। साथियों, आज इस ऐतिहासिक पल में हम नागपुर महाराष्ट्र में बैठे हैं। आप जानते हैं कि आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है। मेरा एक सीधा सवाल है, यदि आरएसएस और भाजपा महिलाओं का समर्थन करती है
तो आज भी कोर आरएसएस के संगठन में महिलाओं के लिए जगह क्यों नहीं? जो आरएसएस आज भी अपने कोर संगठन में महिलाओं को जगह नहीं देती, वो आपको और हमको इस बात के लिए कन्विंस करना चाहती है कि भाजपा अचानक से बहुत महिला प्रेमी हो गई है। और दूसरी ओर देखिए, कांग्रेस को अपना इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं। यदि महिला रिजर्वेशन बिल पे ही पास कर दूं तो आप जानते हैं महिला आरक्षण की लड़ाई इस देश की महिलाएं पिछले 3 दशकों से लड़ रही हैं। पहली बार विमेन रिजर्वेशन बिल आया 1996 पार्लियामेंट में, एचडी देवेगौड़ा जी की सरकार में, कांग्रेस ने उसका समर्थन किया, वो बिल पास नहीं हो पाया। 2010 में सोनिया गांधी जी ने अपने बलबूते पर विमेन रिजर्वेशन बिल को राज्यसभा में पास किया, लेकिन उस समय इन्होंने समर्थन नहीं किया, लोकसभा में पास नहीं हो पाया। लेकिन 2023 में जब आपके पास, भाजपा के पास पूर्ण समर्थन आया और आपने विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आए, बिना ना नू नी करे कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर विमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया। तो सवाल यह है कि जब विमेन रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण अधिनियम पास हो चुका है, तो 543 सीटों में 33% रिजर्वेशन देने के लिए किस चीज का इंतजार हो रहा है? मैं आपको बताती हूं किस चीज का इंतजार हो रहा है। 2024 में दिया नहीं, लेकिन 2024 में गली गली जाकर बोला कि देखिए हमने तो महिला आरक्षण कानून पास कर दिया, तालियां बजवाई। दिया नहीं, केवल उसका वादा दिया। अभी चुनाव थे, महत्वपूर्ण चुनाव थे, भाजपा डेस्परेट है कि किसी प्रकार से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बन जाए। ये पूरा नाटक और नौटंकी करी, फिर से तालियां बजवाई, रोने रोए, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्या बोला कि देखिए हम महिलाओं का कितना अच्छा चाहते हैं, हमने तो ये बिल पास करने की बात करी, लेकिन कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया। लेकिन पास नहीं करेंगे। आज 27 शहरों में एक ही आवाज में कांग्रेस की महिला प्रवक्ता ये सवाल पूछ रही हैं कि हम आपका साथ देंगे, आप महिला आरक्षण को आज पास कीजिए। इस पर चुप्पी क्यों है? अब होगा क्या कि जब 2029 का अगला लोकसभा का चुनाव आएगा, आप फिर से देखेंगे कि मोदी जी खड़े हो जाएंगे और इसी विधेयक की बात करेंगे। मोदी जी, महिलाओं को लॉलीपॉप देना बंद कीजिए। इस देश के लोग, इस देश की महिलाएं बहुत समझदार हैं। वो जानती हैं कि उनके हक के लिए कौन खड़ा है और उनको केवल नौटंकी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कौन खड़ा है। एक कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में मैं आपको दसियों ऐसे विधेयक बता सकती हूं जो कांग्रेस पार्टी ने पास किया। फ्रॉम मैटरनिटी लीव टू विमेन्स राइट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, दसियों ऐसे एक्ट हैं जो हमने पास किए। 73rd 74th अमेंडमेंट 1993, 15 लाख महिलाओं को नगर पालिका और पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए रिजर्वेशन राजीव गांधी जी की सरकार ने दिया। लेकिन मुझे एक ऐसा कानून बता दीजिए, एक, मैं 2 की बात नहीं कर रही हूं, एक फ्री की जुमलेबाजी और फ्रीबीज के अलावा मैं आपसे सवाल करती हूं, मुझे एक कानून बता दीजिए जो ये साबित कर दे कि मोदी जी वाकई में महिलाओं के हितैषी हैं। आप एक भी ऐसा बिल ढूंढ नहीं पाएंगे। तो मोदी जी, आपका ये जो नारा है ना कि मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि इस देश की महिलाएं काली के समान हैं। उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का सफाया कर दिया। तो मोदी जी, आप और भाजपा की सरकार क्या है? यदि आप वाकई महिला समर्थन करते हैं तो सारी राजनीति को बाजू कीजिए प्लीज। एंड दिस इज माय मैसेज, डू नॉट यूज विमेन्स इश्यूज एज अ पॉलिटिकल बैटलफील्ड। महिलाओं के मुद्दे आपके राजनीतिक युद्ध क्षेत्र नहीं हैं। महिलाओं के मुद्दे काफी गंभीर हैं, आधी आबादी के लिए हैं। इस पर राजनीति मत कीजिए। आपको जितनी नौटंकी करना है, जितना क्रेडिट करना है, आप सारा क्रेडिट लीजिए, लेकिन महिलाओं को उनका हक दीजिए और आज दीजिए। और पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। अंत में मैं आप सभी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी पहले दिन भी महिलाओं के लिए थी,
महिला आरक्षण बिल के लिए थी, आज भी खड़ी है और कल भी खड़ी रहेगी। और जब तक हम महिला आरक्षण को लागू नहीं कर देते तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, पर मैं आपको सिर्फ 2 पत्र जल्दी से दिखा देना चाहती हूँ। जो प्रेस के भाई बहन इसकी कॉपी चाहें वो हमसे ले लें। ये 20 सितंबर 2017 का मेरे पास पत्र है जो सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को लिखा, और उन्होंने लिखा कि डियर प्राइम मिनिस्टर, you may recall that the Rajya Sabha had passed the Women's Reservation Bill on March 9, 2010. Since then, however, it has languished in the Lok Sabha for one reason or another. कि जब से हमने इसको राज्यसभा में पास किया था वो अभी तक पास नहीं हो पाया है, इसको पास कीजिए। मतलब सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा है 2017 में, मतलब 2017 से लगातार इस चीज़ की मांग की जा रही है। आपने इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया, आपने इस पर चुप्पी साध ली। इसी प्रकार से यदि मैं आपको एक दूसरा पत्र दिखाऊं, राहुल गांधी जी ने 16 जुलाई 2018 को फिर से नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा और ये कहा, और एंड आई कोट, फॉर द स्केप्टिक्स इन योर पार्टी हु अपोज द पैसेज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन लेजिस्लेशन, आई वुड अप्रिशिएट यू पॉइंटिंग आउट टू देम that our nation's experience with governance at the panchayat and municipal level has clearly shown that women in leadership positions are more likely than their male counterparts to take decisions that further the cause of an inclusive and just society. ये पूरा एक पत्र लिखा राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को, और फिर से उनसे मांग करी कि महिला आरक्षण पर पूरा विपक्ष, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, आप इसको तुरंत पास कीजिए। लेकिन केवल जुमलेबाजी करना, चुनाव के बीच में, आप ये बात जानते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एड्रेस, देश के नाम पे संदेश कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही दे सकते हैं। लेकिन ये पूरा राजनीतिक माहौल बनाने के लिए आपने एक ऐसा बिल लेकर आए जो आपको पता था पास नहीं होगा, आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। आपने महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे को एक साथ में ताना बाना बांध दिया ताकि महिला आरक्षण पे केवल बात हो, घड़ियाली आंसू रोए जाए, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हो। और तीसरी बात, आपने इस पूरे मौके का फायदा उठाते हुए जगह जगह इस प्रकार का देश के नाम भाषण दिया कि कांग्रेस जो है वो महिला विरोधी है। लेकिन इस देश में जो स्लोगन है, जो नारा है, वो है सत्यमेव जयते, कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। तो आज पूरे नागपुर कांग्रेस और महाराष्ट्र कांग्रेस के सहयोग के से ये जो आज आपसे बातचीत हो रही है, मैं आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करूंगी कि कांग्रेस, भाजपा, विपक्ष सभी को दूर रख दीजिए। ये महिलाओं की बात है, ये गंभीर बात है। हम सबके घर में एक बेटी है जो हम चाहेंगे कि कल यदि वो चुनाव लड़ना चाहे तो वो संसद तक का सफ़र तय कर सके। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी भी एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सके, आपकी बीवी भी अगले चुनाव में लड़ सके, तो मेरा सिर्फ हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि भाजपा का ये जो घमंड है कि हम कोई भी कहानी गढ़ेंगे, कोई भी कथा गढ़ेंगे और मीडिया हमारे हिसाब से चला देगी, मेरा इस मुद्दे पे आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर नमन है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस की जो सही बात है, विपक्ष की जो सही बात है, और पॉलिटिक्स छोड़िए, महिलाओं की जो सही बात है, उसको घर घर ले जाने में हमारी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ पर आए। आपके कोई भी सवाल हैं तो हम आपके सवाल देने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी जी के काफी करीबी माने जाते हैं पप्पू यादव जी। महिलाओं के लिए एक तरफ संसद में आरक्षण बिल के लेकर बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उनका ये बयान सामने आया है कि 90% महिलाओं को राजनीति में पुरुषों के कमरे से होकर गुजरना पड़ता है। आप एक अधिवक्ता भी हैं, महिला हैं, नेता हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा जो घर है वो हरदा मध्य प्रदेश है। आज सुबह सुबह मैं हरदा मध्य प्रदेश से आई, 5 घंटा गाड़ी से। मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है।
मैं राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चली। आज मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मैं आपको ये बात बता सकती हूँ कि हरदा से मैं ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड वकालत की पढ़ाई करने गई। जब मैं दिल्ली वापस आई और मैं सबसे पहले यूथ कांग्रेस में गई। यूथ कांग्रेस में मुझे कहा गया कि आप अच्छा बोलती हैं, आप अधिवक्ता हैं, लेकिन आप पहले सही लेवल से स्टार्ट करिए, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए। नेशनल टैलेंट हंट में मैंने पार्टिसिपेट किया, ऑल इंडिया रैंक 1 हिंदी और इंग्लिश लेकर आया, उसके बाद मैं प्रवक्ता बनी। तो आज की जो कांग्रेस है ये एक ऐसी कांग्रेस है जहाँ पे मुझे लगता है कि जितने भी यंग लोग हैं, यदि उनमें मेरिट है, उनमें यदि जज्बा है, तो वो नीचे से स्टार्ट कर भी अपना रास्ता तय कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल एक कांग्रेस पार्टी, भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा, अभी कंगना रनावत जी का एक बयान आया था कि कैसे राहुल गांधी जी के साथ अनकंफर्टेबल लगता है। हम सबने देखा भारत जोड़ो यात्रा में चलते चलते महिलाएं जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के साथ कंफर्ट फील करती हैं, मुझे तो नहीं लगता दूर दूर तक देखने पे कि राजनीति में ऐसा कोई नेता है जिसके साथ महिलाएं स्वाभाविक तौर पर इतना कंफर्ट महसूस करती हैं। तो शायद वहाँ पे आपको आपका जवाब मिल गया होगा। आपके कॉन्टेस्ट में पार्टी कांग्रेस के कॉन्टेस्ट में तो उनका सवाल ऐसा है कि 90% महिलाओं को पास से गुजरना पड़ता है। देखिए 90% पार्टी छोड़ दे तो दूसरी पार्टी दो बात है। देखिए 90% का आंकड़े पे मैं कोई बात नहीं कर सकती, पर मुझे ये पता है कि महिलाओं के लिए आज भी रास्ता राजनीति में आसान नहीं है और इसलिए महिला आरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि एक कमरे में, एक किसी भी हॉल में 2 या 3 महिलाएं होने से महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेगा। महिलाओं को अधिकार तभी मिलेगा कि यदि महिलाएं जनसंख्या की 50% है। तो मेरी दोनों बहनें यहाँ पे सहमत होंगी कि 33% ही क्यों, हमें 50% महिलाएं राजनीति में चाहिए। और मैं आपको 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद जो नगर पालिका सरपंच लेवल पर महिलाएं चुनकर आई हैं, मैं बता दूं कि रिजर्वेशन 33% हुआ था। आप आज के आंकड़े उठा के देखेंगे तो लगभग 40% महिलाएं उस रास्ते से आई हैं। मैम, पप्पू यादव जी कांग्रेस पार्टी को समर्थन करते हैं। देखिए मैं पप्पू यादव जी पे कमेंट नहीं करना चाहती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला आरक्षण का मुद्दा एक कांग्रेसी महिला, एक भाजपाई महिला का नहीं है, एक जर्नलिस्ट महिला, एक वकील महिला का नहीं है, एक अवनी बंसल, एक आपका नहीं है। महिला आरक्षण का मुद्दा इस देश की सारी महिलाओं का है और इसलिए कौन व्यक्ति इस पे राजनीति कर रहा है और कौन हकों की मांग कर रहा है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इस संदेश को लोगों तक लेकर जाएं। और कोई सवाल? एक सेकंड आप एक सेकंड सर, एक सेकंड। मेरा एक सवाल है, नारी बंधन आता है, लेकिन जब शबरीमाल का जो विषय आता है वहाँ पे केंद्र सरकार कोर्ट को ये बताती है कि नहीं, 10 से 50 साल तक जो वुमेन है उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, ये धर्म की बात है करनी। यानी केंद्र सरकार एक तरफ, मोदी सरकार ये कहना चाहती है कि वो अपवित्र है और दूसरी तरफ वो कहती है नारी बंधन है। तो ये क्या है, ये क्या है? देखिए पहली बात तो ये कि शबरीमला के इश्यू पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था, लेकिन अभी जैसे हम ये वार्ता कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट एक पिटिशन सुन रहा है जिसमें ना सिर्फ शबरीमला लेकिन बाकी धर्म में जो अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जो महिलाओं के अधिकार को लेती हैं, उस पर अभी ये मामला पेंडिंग है। एंड एज अ लॉयर जो मामला पेंडिंग है उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन जो आपका क्वेश्चन का संदर्भ है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए बहुत सदियों से हम ये देखते आए हैं कि महिलाओं को देवियाँ बना दीजिए। महिलाएं इस देश की क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं कि हमें देवी नहीं बनना, हमें मनुष्य के बराबर का अधिकार चाहिए। वी डोंट वांट टू बी ट्रीटेड एज गॉडेसेस, वी वांट आवर बेसिक ह्यूमन राइट्स। हमारा बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या है? सेफ्टी। आप यदि महाराष्ट्र में, मैं मध्य प्रदेश की हम बात करें, हमारा जो विमेन कमीशन है उसकी चेयरपर्सन नहीं है पिछले 6 साल से। जहां विमेन सेफ्टी इतना बड़ा मुद्दा है वहां पे भाजपा कुछ नहीं कहती। तो आप यदि महिलाओं को देवी, महिलाओं का वंदन, आप जो चाहे शब्द इस्तेमाल कर लें। और मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहती हूँ, भाजपा के आते इसके साथ हमने एक नया राजनीति में माहौल देखा है। क्या कि आप शब्द कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए, करिए बिल्कुल उसका उल्टा, कहिए महिलाओं का वंदन कर रहे हैं, लेकिन जब महिलाओं के अधिकारों की बातें आए तो आप बिल्कुल चुप हो जाइए। ना सिर्फ चुप हो जाइए, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं उनका संरक्षण कीजिए। प्रज्वल रवन्ना पे क्या आपने मोदी जी से कोई बात सुनी?
क्या एप्स्टीन फाइल्स पे आपने मोदी जी से कोई बात सुनी? और ये क्यों नहीं समझा जाना चाहिए कि एप्स्टीन के मामले में जहां पे आपके मंत्री हरदीप पुरी जी की इतनी थूथू हो रही थी, आपने ये पूरा नाटक सिर्फ इसलिए रचा कि महिलाओं का एप्स्टीन मामले पे से पूरा ध्यान भटक जाए। ये क्यों नहीं माना जाए? क्योंकि आपसे बार बार कहा जा रहा है महिला आरक्षण को आज लागू कीजिए। आप वो तो करते नहीं हैं, और आप भाषणबाजी करते हैं, और आप आंसू टपकाते हैं, और आप अपने भाषण में भी लोगों के दिमाग में क्या पिक्चर डालते हैं कि ये कांग्रेस है। पूरे विपक्ष का नाम भी नहीं लेते, कांग्रेस है, कांग्रेस है। 58 टाइम्स मिस्टर मोदी एड्रेस द कांग्रेस पार्टी इन स्पीच। व्हाई? बिकॉज ही इज प्लेइंग पॉलिटिक्स। वो सिर्फ चुनाव जीतने की राजनीति करते हैं। उनको अधिकारों से, महिलाओं से, माइनॉरिटी से, SC ST से, OBC से कोई लेना देना नहीं है। हिज ओनली एजेंडा इज कुर्सी बची रहनी चाहिए, उसके लिए जो भी नाटक होगा वो हम करेंगे। और किसी भाई बहन का कोई सवाल? सर एक सेकंड में, पहले आप जिनका पहले सवाल नहीं हुआ है पहले उनसे लेंगे। जी सर। देखिए, पहली चीज़ ये कि इस लड़ाई को हम संसद में भी लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे। हर वो संभव दरवाज़ा जो खटखटाना पड़ेगा वो खटखटाएंगे। चूँकि आधी आबादी का मामला है, हम सड़कों पर उतरेंगे। महिला कांग्रेस की जो हमारी राष्ट्रीय चेयरपर्सन है मिस अलका लांबा जी, उनके नेतृत्व में जगह जगह महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर आ रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। कांग्रेस कम्युनिकेशन टीम जो है वो अपनी बात अलग अलग जगह पहुंचा रही है, और आगे आने वाले समय में इस पूरी लड़ाई को हम और ज़्यादा तेज़ करेंगे। शहर शहर, गांव गांव जाके महिलाओं से बात करेंगे, महिलाओं को बताएंगे कि देखिए आपके अधिकार के लिए हम सब खड़े हैं, लेकिन आपके अधिकार के नाम पे किस प्रकार से भाजपा पार्टी आपके साथ छल कर रही है। ये जो कुछ भी बनेगा वो सब कुछ करेंगे, और इस पूरे मूवमेंट को जो है वो आगे लेके जाएंगे। इनफैक्ट आपने ये सवाल पूछा, मैं ये भी इस बात को भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना चाहती हूँ कि केवल RSS का हेडक्वार्टर नहीं है नागपुर का कांग्रेस पार्टी का भी जड़ें बहुत स्ट्रांग है। 1920 के नागपुर सेशन में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी से हटके एक महाव्यापी आंदोलन बनी थी। शायद आज ये फिर से चक्का घूमा है, और आज 1926 में इतने सालों बाद जब सर्कल घूमा है, मुझे लगता है कि फिर से ज़रूरत है कि एक राष्ट्रव्यापी महाव्यापी आंदोलन किया जाए, और कांग्रेस पार्टी इस मुहिम में पीछे नहीं है। मैडम इस आपने जो बात अभी अगर देखा जाए उल्टा सा हो रहा है। आपने जितनी बातें कांग्रेस करने वाली है वो सारा बीजेपी कर रही है, और ये सारा जो मामला है डिलिमिटेशन का सारा मुद्दा आक्षेप आपका था, और विमेन रिजर्वेशन डिलिमिटेशन एक साथ कर लिया गया है। ये पहुंचाने में आप नाकाम हुए हैं कि डिलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन एक साथ लाया गया। अगर सिर्फ विमेन रिजर्वेशन का ये अकेला मामला होता रिजर्वेशन का, विमेन रिजर्वेशन का, तो ये पास हो जाता। अगर डिलिमिटेशन इसके साथ नहीं होता तो पास करना असंभव होता। तो ये आप जनता तक क्यों नहीं लेके जा रहे? देखिए, पहली बात तो ये कि महिला रिजर्वेशन का जो अकेले का मुद्दा है वो ऑलरेडी पास हो चुका है 2023 में, और कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। रही बात परिसीमन और महिला के मुद्दों को क्यों भाजपा ने इकट्ठा किया, वो मैंने आपको अपनी बात में कहा। अब आपका जो सवाल है कि आप क्यों नहीं लेकर जा पा रहे हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हम लोगों तक ये मुद्दा ज़रूर लेकर जाएंगे। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये अभी सोशल मीडिया पर जिस दिन ये बिल फेल हुआ और सारे नेशनल टॉप न्यूज़पेपर्स का जब हेडलाइंस देखा गया, तो हमने देखा कि किस प्रकार मीडिया में किस प्रकार की हेडलाइन चलाई गई। तो ये सवाल आपका मेरे से होने की बजाय मेरा आपसे है हाथ जोड़ के निवेदन कि आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मुद्दे पर जो सही पक्ष है वो लोगों तक पहुँचे। और मुझे तो विश्वास है कि क्योंकि ये मामला कोई और राजनीतिक मामला नहीं है, बाकी राजनीतिक मामलों में समझ में आता है, सबका अपना अपना एक इंक्लिनेशन होता है, लेकिन मीडिया यदि अपना 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का रोल अच्छे से निभाएगी तो मुझे इस बात पर 100% विश्वास है कि लोग समझेंगे कि वाकई में महिला आरक्षण के मुद्दे पर क्या हो रहा है। परिसीमन पर थोड़ा बताइए मैडम। परिसीमन पे आपने जो बताया, परिसीमन में तो संसद में बोला गया है कि 50%, उसमें क्या है मैडम? देखिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा
कि संसद में कहा गया कि 50% जो है वो सीटें बढ़ाएंगी। मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने बिल की कॉपी पढ़ी है सर? नहीं सर, मेरा सबसे सवाल है कि क्या हमने किसी ने भी बिल की कॉपी पढ़ी है? देखिए, भाजपा के साथ ये भी एक बड़ी समस्या है। उन्होंने पास किया, उसमें लिखा है बरोबर, जब लिखा ही नहीं है तो क्या किसी के मुंह जबानी बोल देने से हो जाएगा क्या? भाजपा ने तो मुंह जबानी ये भी बोला था कि आप सबके 15 लाख रुपए आएंगे, आ गए क्या? उसका तो अभी भी इंतजार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है चुनाव के समय पे कोई भी नेता कोई बात बोले उसका कुछ गारंटी नहीं है बॉस। तो जिसके पास माल है उसकी आवाज पहुंच रही है। अभी आपको तय करना है कि माल या नो माल, क्या महिलाओं का मुद्दा इस चीज से भ्रमित होगा क्या? तो बोल देने से नहीं होता बॉस, लिखा किधर है? पूरे डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को, सर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की स्टूडेंट हूं, मेरा एक ही संदेश है, कोई भी पार्टी कोई भी नेता कुछ भी बोले, आप एक ही सवाल करने का, क्या लिखा कहाँ है? और लिखा नहीं है तो किसी कोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं होगी, और नहीं होगी तो फिर उसी प्रकार की जुमलेबाजी होगी जैसे हम भाजपा में देख रहे हैं। मैडम एक सवाल, एक परिस्थिति जो है, बीजेपी हर सोशल मीडिया हो, रास्ते की लड़ाई हो, मोर्चा हो, हर जगह बीजेपी यही कह रही है कि कांग्रेस ने इसको, ये पूरा बिल जो नहीं आ पाया कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस ने खुशी मनाई। आपके सोशल मीडिया हैंडल्स जो है 140 पूरे देश में 140 अपनी आबादी जो है करोड़ 140 करोड़ की, तो हो सकता है 10 करोड़ आपके फेवर के लोग हो, 10 करोड़ लोग यूजर हो आपके, और सोशल मीडिया और बाकी जगह पे आपके नेतागण आपके कार्यकर्ता है उतना आक्रमण नहीं कर रहे बीजेपी के इस पर। सर पिछले 5 दिनों में कांग्रेस के हर हैंडल से हर नेता या नेत्री ने अपनी पूरी जोर लगाई है ये बात को पहुंचाने में। और दूसरी बात, कॉन्टेक्स्ट हमेशा याद रखना पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा भाजपा के पास आया वो तो पैसा भाजपा के पास है। इस प्रकार से है कि आपने केस लगाया कि सर इसने मेरे पैसे की चोरी कर ली, कोर्ट ने कहा कि चोरी तो कर ली लेकिन चोर से ये नहीं कहा कि पैसे वापस करो, वो सारा पैसा तो भाजपा के पास है। तो आज इस देश में ये कंसर्न है कि इतने बड़े मुद्दे पे भी यदि मीडिया नैरेटिव भाजपा एक तरफा कर सकती है तो हम सभी को डरने की बात है। लेकिन उसके बाद भी हमारा ये यकीन है कि आप सबका ज़मीर जागा हुआ है और इस मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर, महिलाओं के अधिकार को हम लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरी एक आध कोई सवाल हम ले सकते हैं किसी का? सरकार तो हमेशा विपक्षकों को कम लोग होने की वजह से शायद तुम्हारा कुछ ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता लोगों तक, तो ऐसे में कमजोर कड़ी समझकर तो इस प्रकार का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये हमें समझना चाहिए कि प्रजातंत्र में जो पार्टी पावर में है और जितनी महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण विपक्ष है। वरना प्रजातंत्र में डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अभी जब आपने 2/3 का संसद में वोट किया, आपको पता चल गया कि आपके कितने वोट हैं। अभी भी आपको यदि विपक्ष को स्ट्रांगली नहीं लेना है, सीरियसली नहीं लेना है, तो आपको ये पता चल गया है कि आपके दिन अब संसद में गिनती के हैं और अब आप जाने वाले हैं। विपक्ष का काम है कि विपक्ष अपनी बात को तबीयत से कहेगा, तेजी से कहेगा और उसके लिए लड़ाई लड़ेगा। लेकिन यदि मोदी जी और गृह मंत्री ये सोच के बैठे हैं कि इस देश में वो अपना एक छत्र राज चला लेंगे तो कितने वोट उनके फेवर में पड़े, ये सब हमने देख लिया। तो आपको सीरियसली तो अब लेना ही पड़ेगा और विपक्ष को सीरियस लेना, कोई भी पार्टी पावर में हो, ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। किसी एक बाप का, किसी के एक बाप का माँ का नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी कोई एक नहीं है, सारे लोगों की आवाज़ को लेके चलना ही भारत का कल्चर है और यही भारत में हमेशा चलता रहेगा। आपने कहा कि संविधान में ऐसा कुछ लिखा नहीं, तो सत्ता पक्ष तो संविधान को ही खत्म करने के फिराक में थे, इस पर क्या है? देखिए, उनका हर मूव जो है वो संविधान को खत्म करने की कोशिश करता है और हमारा जो हर एक्ट है वो संविधान को बचाने की कोशिश करता है। वो अपनी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन इस देश में जय भीम का नारा लगता रहेगा। हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए हैं वो इस देश की आत्मा है
और इस देश की आत्मा को खत्म करना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बस की बात नहीं है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन आप सभी का, और एक बार फिर से गुजारिश कि कम से कम इस मुद्दे पूछिएगा कि इस मामले पे कम से कम जो है वो राजनीति नहीं होना चाहिए, जल्द लागू होना चाहिए। हम सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।